डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन कैसे हो सकती है। अब आज हम करते हैं जी ग्लोबलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के मेरे ख्याल में पिछले 3 साल में 3 ऐसे आ चुके हैं मैक्रो में से। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, खास तौर पे पेपर 4 के एसेस के लिए है आसान, बट एज आई सेड दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिकली क्या होती है जी ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? सर एएस में जब चैप्टर 7 पढ़ा था उससे रिलेटेड। हाँ, लेकिन एएस में चैप्टर 7 जो पढ़ा था ना वो था इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, ये जरा डिफरेंट है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज बेसिकली द इंटरकनेक्टिविटी एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन कंट्रीज ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो यहाँ मैंने उसकी लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखी है कि जी ये प्रोसेस दैट मूव्स बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, वर्कर्स, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट्स, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन beyond natural borders and cultures. It is a term used to describe how technology and trade have made the world into a more interconnected and interdependent place. ठीक है, तो क्योंकि दुनिया में जो कंट्रीज हैं अब दे आर बेसिकली इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंस हो गई है। वो क्यों हुई है? बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हुई है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन में बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट का जो फिनोमेना है, उसकी वजह से अब आप मतलब यहां बैठे बैठे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यू कैन एक्सेस समवन हु इज सिटिंग इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो ये सारा प्रोसेस क्या है? ग्लोबलाइजेशन है बेसिकली, ठीक है। नाउ व्हाट आर सम ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन? क्या होंगे जी ग्लोबलाइजेशन के फायदे? एक फायदा ग्लोबलाइजेशन का होता है कि उससे हम ट्रेड करते हैं, ठीक। ग्लोबलाइजेशन की वजह से ट्रेड हुई है एसेंशियली, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन होते हुए ट्रेड ना होती, राइट। सो द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज बेसिकली ब्रॉडन द एक्सेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिससे बेटर क्वालिटी गुड्स, लोअर प्राइस पे गुड्स डिफरेंट कंट्रीज में लोगों को मिलने शुरू हुए, ठीक है। तो दिस बेसिकली हैज फैसिलिटेटेड ट्रेड। अच्छी क्वालिटी के सस्ते गुड्स हम डिफरेंट मुल्कों से मंगा लेते हैं, जो आपके मुल्क में नहीं बन सकते गुड्स वो हम डिफरेंट मुल्कों से बना सकते हैं। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन कैन लिफ्ट पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी बाय क्रिएटिंग न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। हम लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं क्योंकि ग्लोबलाइजेशन आल्सो इन्वॉल्व्स एफडीआई, मल्टीनेशनल कंपनीज का आना जाना, ठीक है। तो वो ऑब्वियस सी बात है, पॉवर्टी से लोगों को निकाल सकता है, जॉब्स क्रिएट कर सकता है, इनकम्स क्रिएट कर सकता है लोगों के लिए, ठीक है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज स्प्रेड मोर इजीली विद ग्लोबलाइजेशन, जिससे फर्दर लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव हैं। ये आईटी जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल इंटरनेट है, इसकी बेस्ट एग्जांपल एआई है। एआई से लोगों की जो, खैर ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हुई है एआई के थ्रू, लेकिन एआई से लोगों के जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है बहुत इंप्रूव हुए, ठीक है। ऑल ऑफ दैट हैज बीन असिस्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एआई और ये सारी चीजें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हुई है, ठीक है। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं जी। डिसएडवांटेजेस क्या है जी? आउटसोर्सिंग ऑफ जॉब्स। ग्लोबलाइजेशन है तो अमेरिकन कंपनी इंडिया में बैठे हुए सस्ते वर्कर से काम करा रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल उसमें आ जाता है, राइट। एनवायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स have become worse। एनवायरमेंट क्यों खराब हुआ? पोल्यूशन, मतलब ये जो ग्लोबलाइजेशन हुई है, ट्रैवल आसान हो गया है उसकी वजह से, अनसस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ऑल ऑफ दैट इज कॉज्ड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड दिस इज आल्सो कॉजिंग ह्यूमन राइट्स टू वर्सन बिकॉज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स है, ठीक है। तो बहुत बड़ा इशू है। इसके अलावा एमएनसीज आर टू पावरफुल समटाइम्स, पॉलिटिकली वो इंटरफेयर करना शुरू कर देते हैं इन दी अफेयर्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो ये भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज पावरफुल नहीं है, वरना तो ये एक फर्म थी, लेकिन ग्लोबलाइजेशन की वजह से अब इनकी इतनी पावर हो गई है कि डिफरेंट कंट्रीज में अब इनकी पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस भी हो गई, ठीक है। अब एक जो ऐसे मैंने आपके 2 ऐसे आपके लिए लिखे हुए मैंने मैक्रो के, ठीक है। अब देखते हैं 3-4 छुट्टियों में मेरे पास वक्त होता है कि मैं और आपके लिए एमसीक्यूज एसेस लिखूं, मेरा नहीं ख्याल होगा क्योंकि मैंने आप लोगों के पेपर्स बनाने, मॉक्स और A1 के सेशनल बनाने हैं, तो मेरे ख्याल में 4 छुट्टियों में मुझे उस पर ही टाइम लगेगा। गुड्डी भी तो उड़ानी है, नहीं भाई गुड्डियाँ नहीं उड़ाता, गुड्डियाँ नहीं उड़ानी, ठीक है। ये लड़के बैठे हुए ना यहाँ पे, क्या उड़ानी? बुड्डी उड़ानी? नहीं बेटा, बुड्डी उड़ानी जी, पतंग, ठीक है। तेरी वो थोड़ी सी उर्दू स्टाइल में पतंग, ठीक है, और बर्गर स्टाइल में काइट, ठीक है। मैं बूटी उड़ाऊंगा। है
मैं बूटी उड़ाऊंगा। तू बूटी उड़ाएगा? तू तो बेटा तू जड़ी बूटी उड़ाएगा बेटा, मैं बता मैं जानता हूँ। वालेकुम सलाम। मायरा बेटा लेट क्यों है था? मुझे याद पड़ रहा है ये 2024 का एसे है जहां तक मेरा ख्याल है, फरवरी मार्च का था या मई जून का था और हमारे वेरिएंट का था। ठीक है, तो इसको मैंने इस्तेमाल, एक तो मैंने ऐसे ये जो इंट्रो है तो मैंने खुद लिखा है, लेकिन मैंने एआई के थ्रू जो है ना इसके बेसिकली आंसर लिखा था ताकि बच्चों को जो है ना वो आसान हो जाए। मुझे ऐसे छोटा लिखना पड़े और बाकी एआई काम करे। ठीक है, इसलिए आप नोटिस करोगे इसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं। पॉइंट्स में ऐसे कभी नहीं लिखना, बुलेट पॉइंट्स में ऐसे नहीं लिखना कभी, 1 2 3 करके ऐसे कभी नहीं लिखना, पैराग्राफ्स में लिखने। ठीक है, लेकिन दिस इज अ गुड ऐसे, इसको कर लेते हैं। और एआई का मसला क्या है, एआई आपको डायग्राम सही बनाकर नहीं देता, तो फिर वो मैंने यहाँ पे डायग्राम इंक्लूड किया कि कौन सा डायग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन के ऐसे के अंदर जस्ट लाइक मेजॉरिटी एसेज ऑफ मैक्रो, आज मैं कहीं और किसी और स्कूल में भी बता रहा था, 9 out of 10 मैक्रो के एसेज में यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम एंड यू कैन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। ठीक है, सो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो इसको क्या करना है जी, पढ़ते हैं क्लास के अंदर। हेड बॉय पहले तो क्वेश्चन पढ़। Globalization will help to achieve economic growth in high-income economies, and this will automatically improve living standards. Evaluate the statement. ठीक है, सो ग्लोबलाइजेशन से इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ से स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएंगे इन हाई इनकम कंट्रीज। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक है या गलत है? तो पहले हम ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन देंगे, हमने 3-4 चीज़ों की डेफिनेशन देनी है, हमने ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन देनी है, हमने हाई इनकम कंट्रीज की डेफिनेशन देनी है, हमने इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन देनी है, लिविंग स्टैंडर्ड्स की डेफिनेशन देनी है। ठीक है, यार ये नीचे क्यों हुआ इतना? सदात चेयर पे चढ़, गिरना चाहिए, आंखों में आ रहा। सो शुरू करते हैं जी। पहले हमने ग्लोबल, ये 4 डेफिनेशन जो हमने लिखनी है ना, इनको मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ। ठीक है, सो हमजा पढ़ेगा जी, बिस्मिल्लाह। Globalization is a term used to describe how trade and technology have made the world into a more connected and interdependent place. This has allowed the flow of people, goods, services, capital, etc. to move from one country to another. Examples may include food franchises like McDonald's, smartphones like Samsung producing in different countries and trading in different parts of the world. बिल्कुल सही। ये बातें कौन कर रहा है? मोमेंट उठ। चेयर पकड़, मोबाइल निकाल। और बस ठीक है, उधर बस, आगे नहीं आना बस। सो ग्लोबलाइजेशन की यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जिस तरह मैकडॉनल्ड्स की जो फ्रेंचाइज है दुनिया भर में जा रही है, दिस इज एन आइडियल एग्जांपल ऑफ ग्लोबलाइजेशन। वो चीज़ जो एक शहर से शुरू हुई, एक रेस्टोरेंट या फास्ट फूड प्लेस पूरी दुनिया में फैली है, पता नहीं कितने हजारों इनके अब मतलब फ्रेंचाइज यूनिट्स हैं पूरी दुनिया में। सिमिलरली सैमसंग के जो प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं वो सिर्फ एक मुल्क में नहीं है, वो डिफरेंट मुल्कों में फैल गए हैं। तो ये 2 अलग अलग एग्जांपल हैं, फ्रेंचाइजिंग की एग्जांपल और प्रोडक्शन की एग्जांपल। ऑल ऑफ दिस हैज बीन असिस्टेड बाय ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आगे चल। High-income countries are those that have a high RGDP per capita and are considered as developed countries, having a high HDI, sophisticated infrastructure, highly enhanced industrialization, and a high standard of living amongst its population. जबरदस्त। Standards of living determine the quality of life and overall well-being of a country's population, and is measured by quantitative factors like GDP and qualitative factors like HDI. ये हमने जो ऑनलाइन क्लासेस जब हमारी चल रही थी उसमें पढ़ा है, तो उसमें नोटिस करो सिर्फ मैंने स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग की डेफिनेशन भी दी, साथ में मैंने ये भी जरा थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दिया कि भाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को मेजर कैसे करते हैं। तो बहुत डिटेल नहीं बताई, सिर्फ एक लाइन के अंदर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव फैक्टर्स की बात की और एक एग्जांपल दी है बस। ठीक है, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एक भी चीज तूने उसमें से सही नहीं बोली। तूने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली, क्या करता रहा? कौन से तेरे पर्सनल काम होते हैं भाई जिसमें क्लास नहीं ले सकता? ना जाती नौयत का सामने नहीं लोगों के बता सकता। शर्मा रहा है, शादी तो नहीं कर रहा था, फिर काम खराब।
बढ़ने से कौन करेगा सर, नई शक्ल में? ये मैंने नहीं बोला, तूने बोला, ठीक है। अच्छा जी, Economic growth is an increase in the RGDP of an economy and it leads to improved incomes and productive capacity of an economy. जबरदस्त, ठीक है। सो इकोनॉमिक ग्रोथ की डेफिनेशन, सब डेफिनेशंस को हमने फारिग करके अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जी जो ग्लोबलाइजेशन की जो ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि जी इकोनॉमिक ग्रोथ और लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव होते हैं, दे वारंट अ केयरफुल, दिस वारंट्स अ केयरफुल इवैल्यूएशन as it oversimplifies this complex process. Or while globalization has potential benefits, it also its effects on economic growth and standards of living are not guaranteed or uniformly distributed. Very important terms जो इस्तेमाल हुई हैं यहाँ पे। भाई guaranteed नहीं है ये कि standards of living या economic growth को improve करेगा या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे उनके फायदे। तो यहाँ पे अब हम कुछ उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस लिख देते हैं। अगेन कभी भी पॉइंट्स पे आंसर नहीं लिखना, कभी बुलेट्स इस्तेमाल नहीं करनी, हमेशा पैराग्राफ्स करने। तो मैंने 4 फायदे यहाँ लिखे हुए हैं, कुछ 3 से 4 डिसएडवांटेजेस लिखे हुए हैं। उसके बाद मैंने फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज बताई हुई हैं जो गवर्नमेंट डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने में लगा सकती है, ठीक है। और फिर एंड पे कंक्लूजन की है। इंट्रो में वो मैक्रो के 4 एम्स लिखने थे हैं क्या? सर, वो मैं मैक्रो में 4 एम्स करे थे ना गवर्नमेंट के इकोनॉमिक ग्रोथ के, वो हम इंट्रो में मसलन कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, एक्सचेंज रेट को। इकोनॉमिक ग्रोथ के तो एम्स नहीं है ना मेरा बच्चा, ये गवर्नमेंट के एम्स है, मैक्रो इकोनॉमिक एम्स जो 4 हैं। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के इक्विलिब्रियम, प्राइस स्टेबिलिटी एंड वो चौथा क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट। ये गवर्नमेंट के एम्स हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के एम्स नहीं है। क्या कर रहा है तू? वैसे काम खराब है तेरा लड़के। अच्छा, सो अब जरा एडवांटेजेस पढ़। Increased trade and market access. Globalization allows high-income economies to access larger international markets, increasing exports and stimulating economic growth. So, इंटरनेशनल मतलब जितना ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन होगी उतनी कंट्रीज के लोगों का एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट्स होगा, फर्म्स का एक्सेस भी होगा। एक फर्म अपने जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं वो दूसरे मुल्कों में लेके जा सकती हैं। अगर बिजनेस ऑपरेशन ही लोग दूसरे मुल्कों में लेके जा रही हैं तो प्रोडक्ट्स के सेल वो दूसरे मुल्कों में कर सकती हैं। उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो सकते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग बेहतर हो सकते हैं बिकॉज इनकम्स क्रिएट होंगी। यहाँ पे एक चीज जो इससे के अंदर जो थोड़ा सा मिसिंग है ना वो एलैबोरेशंस हैं। ये इलैबोरेटेड पॉइंट नहीं है, तो आप 4 पॉइंट लिखने के बजाय 3 लिखो, इलैबोरेट हर पॉइंट को करो। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि एआई सही तरह इलैबोरेट नहीं करता पॉइंट्स, थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करेंगे कि एक्सपोर्ट बढ़ने से इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों होगा, स्टैंडर्ड एग्जैक्टली जॉब्स मिलेंगी, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग कैसे इंप्रूव होंगे, ये सारी चीजें को इलैबोरेशन की जरूरत है। तो वो आप लोगों ने, मैं आई एम गोना ट्रस्ट यू गाइस कि आप उसमें करोगे। तो बेशक अगर आपके पास टाइम नहीं है 4 में से 3 लिख दो, पर इलैबोरेशन होनी चाहिए, वरना पता चले चारों के पॉइंट ही ना मिले आपको, मार्क्स ना मिले, ठीक है। दूसरा, Efficiency gains. Greater integration into the global economy encourages competition and innovation, leading to a higher productivity and economic वेरी efficiency. गुड जी। जितना ज्यादा इंटीग्रेशन होगी ग्लोबल इकोनॉमी से कंट्रीज की, उतनी ज्यादा एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी बेहतर होगी। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पॉइंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल माइक्रो का कॉन्सेप्ट है, वो मैक्रो में इस्तेमाल हो सकती है, माइक्रो के कॉन्सेप्ट, ठीक है। याद रखो माइक्रो से मैक्रो बनी है, ठीक है। मैक्रो अलहदा नहीं है, मैक्रो इज नॉट अ सेपरेट ब्रांच है, ऑब्वियसली ब्रांचेस तो फर्क है, बट माइक्रो से हम मैक्रो क्रिएट करते हैं, बेस है एग्जैक्टली, ठीक है। सो माइक्रो होगी तो मैक्रो क्रिएट हो, ठीक है। नंबर 3, Foreign investment opportunities. High-income economies can benefit from outward and indirect inward foreign direct investments, gaining access to new resources, technologies, and consumer bases abroad. और ये जो मैंने एफडीआई की आपको बात की है, एफडीआई क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में आ रही है, इनवर्ड इसलिए मैंने लिखा है, इनवर्ड इन्वेस्टमेंट आ रही है, तो ये डायग्राम मैंने साथ बनाया है। इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो गई ना, एफडीआई की वजह से इन्वेस्टमेंट ज्यादा होती है, तो जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर फंक्शन है वो किधर जाता है, ऊपर, ठीक है। उससे नेशनल इनकम ज्यादा, के टाइम ज्यादा, के क्या है, समझे बाकी बात। सर एफिशिएंसी गेन्स वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर देता कि आपके एक्सेस ग्लोबल इकोनॉमी से खुल गया ना, तो उसकी वजह से उनकी चीजें सीख के योर प्रोडक्टिविटी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, पाकिस्तान कैन गेट एक्सेस टू knowledge and skills and technical expertise from countries like China, from countries like Germany, the US, ठीक है, Japan,
उससे हमारे मुल्क में प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, इनोवेशन बेहतर हो सकती है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ग्लोबलाइजेशन हो रही है, ठीक है। अच्छा, चौथा Access to cheaper सो goods. बाय द वे सॉरी, ये डायग्राम बहुत जरूरी है। अब इस पूरे सवाल के अंदर आपको एआई ने तो कोई डायग्राम बना कर नहीं दिया, बट ये डायग्राम आपने बनाना है, और समझो एज आई सेड 9 out of 10 मैक्रो एसेज विल हैव दिस डायग्राम, ठीक है, और उसकी वजह से आपको मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं हुआ, यू हैव टू एक्सप्लेन के हो क्या रहा है डायग्राम के अंदर, और ये मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना। मायरा नींद में है? हाँ, है बेसिकली ग्लोबलाइजेशन का ये डायग्राम है, डेवलपमेंट का ये डायग्राम है। हाँ, ग्लोबलाइजेशन में और अगर फॉर एग्जांपल बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर बेहतर हो जाए, इस तरह की चीजें मैंने एक्चुअली एक लिस्ट बनाई है, नहीं यहाँ पे नहीं है, मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें 10 टॉपिक हैं, 10 से 12 टॉपिक हैं मैक्रो के, जिनमें ये डायग्राम बनेगा। तो अगर कोई सवाल उन टॉपिक्स में से रिलेटेड आ जाए, ये डायग्राम बनेगा इंशाल्लाह। अब सुनो, अगला हफ्ता बड़ा जरूरी है, कल तो टेस्ट है ना, अगले 2 दिन उसके बाद मतलब मंडे, ट्यूसडे इंशाल्लाह, कम से कम मे बी इवन वेडनेसडे, मैंने सिर्फ मैक्रो के एसेस कराने आपको, और कुछ नहीं कराना क्लास के अंदर, कोर्स खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह आज के बाद। तो मैंने मैक्रो के एसेस कराने पेपर 4 के, और फिर थर्सडे को क्या होगा, किसका टेस्ट? मैक्रो के एसेस। अगले बेटा, ये तूने हर थर्सडे को छुट्टी कर दी, ठीक है, और हर किसी के लिए टेस्ट है ये, पता है ना। अब सारे टेस्ट हर किसी के लिए हैं, मैं चेकिंग कैसे करूंगा, मुझे उस बात पे जरा थोड़ी सी हैरानगी हो रही है। हाँ, टेस्ट कल कौन सा टेस्ट है? कल है केस स्टडी का टेस्ट। कौन सी केस स्टडी? 2023। कोई भी वेरिएंट आ सकता है, 40 मिनट, 42 मिनट्स, एक्चुअली नहीं, यही तो सारा काम, यही तो सारी गेम है। कल आपको टाइम पता है कितना मिलेगा? 35 मिनट्स, क्योंकि केस स्टडी के लिए मैं क्या चाहता हूं, आप 30 कितने घंटे? 2 घंटे। 2 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 120। 42 प्लस 42 कितना हुआ? 84। बाकी कितने मिनट रह गए? 36। मैं आपको कल 35 मिनट्स दूंगा, ठीक है। ये अब सारी ट्रेनिंग कर रहा हूं मैं आपकी, ठीक है। सही कह रहा है तो तलब कर रहे मैंने सुन 36 की बजाय मैंने 35 दिया, 1 मिनट तुझे कम दिया, मैं तकल्लुफ नहीं कर रहा एक्चुअली। अगर मैं 37 दे रहा होता मैं तकल्लुफ कर रहा हूँ, अभी तकल्लुफ नहीं कर रहा, टेंशन ना ले, ठीक है। तो इसीलिए ट्रेनिंग हो रही है ये सारी। अच्छा बच्चों, एक और चीज, ये पैरागॉन में मैं कह चुका हूँ। अब आपके पास फॉर एग्जांपल मरियम या आमना कह के सुधरा साथ कह रहे हैं कि सर ग्लोबलाइजेशन ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तो ये फ्री ट्रेड से डिफरेंट कैसे है? फ्री ट्रेड ग्लोबलाइजेशन की वजह से होती है, बट सिर्फ फ्री ट्रेड नहीं आती ना, मल्टीनेशनल्स या एफडीआई का आना भी ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब एफडीआई का आना फ्री ट्रेड नहीं है, वो फर्क चीज है, ठीक है। टेक्नोलॉजी का टू एंड फ्रो आना जाना, दैट इज ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन। हॉट मनी इनफ्लोज, पैसा आ जा रहा है बिकॉज आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में आ रहा है, मतलब ऐसे बॉन्ड्स में आ रहा है, शेयर्स में आ रहा है, दैट इज ऑल्सो ग्लोबलाइजेशन। वो लेकिन वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं, बट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये सारी चीजें, नॉट जस्ट फ्री ट्रेड, बहुत सारी और चीजें आ जाती हैं। एफडीआई, मल्टीनेशनल्स, एज आई सेड, शेयर्स एंड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट्स, ये सब चीजें आ जाती हैं। सर वो यानी इमिग्रेशन से इकोनॉमी को नुकसान होता है या फायदा होता है? एज एन इकोनॉमी दोनों, दो एक वेरी गुड क्वेश्चन, दोनों चीजें हो सकती हैं। फायदे क्या है, दो आपको बता देते हैं। वर्कफोर्स इंक्रीज हो रही है तो जीडीपी बढ़ सकता है, आपका आउटपुट बढ़ सकता है। दूसरा है एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, उससे भी जीडीपी बढ़ सकता है, क्योंकि आपके मुल्क में स्पेंडिंग ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन नुकसान क्या है? इन्फ्लेशन, ओवर पॉपुलेशन, ओवर बर्डन, मतलब ग्रेटर बर्डन ऑन द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वेलफेयर सर्विसेज। 3 नुकसान मैंने आपको बता दिए, 2 फायदे बता दिए, और भी आप देख सकते हैं, ठीक है। आपने अपने एसे के अंदर 20 नंबर के सवाल के अंदर 3 से कम नहीं होने चाहिए प्रोज, और 3 से कम नहीं होने चाहिए कॉन्स, और फिर डिटेल्ड इवैल्यूएशन, ठीक है। ये दिमाग में बिठाना, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं चैलेंजेस पे। भाई चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? सादात जी सर। उसकी गोद में बैठने को किसने कहा है? उठ इधर आ। बैठा तो तू इधर नहीं हुआ था पहले? आ रहा था वो, कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। अच्छा सर आ जाए, कोई नहीं। अच्छा जी, अब आते हैं चैलेंजेस पे। पढ़।
uneven distribution of benefits. Economic growth does not always translate into improved living standards for all. Globalization can lead to rising income inequality within high-income economies, as capital owners and highly skilled workers benefit more than lower-skilled workers. Income inequality. Globalization will, not can, it will cause income inequality. Because वो लोग जिनके पास resources ज़्यादा हैं उनको benefit ज़्यादा मिलेंगे compared to वो लोग जिनके पास resources कम हैं. Simple सी बात. ठीक है? एक ही हो गया. Job displacement. बिल्कुल. Outsourcing and automation driven by global competition can result in job losses in certain sectors, negatively affecting workers' livelihoods. खास तौर पे this is true in developed countries. सवाल भी क्योंकि developed countries के ऊपर ही है, तो ये खास तौर पे developed countries से related तो true है. ठीक है? Number 3. Dependence on global supply chains. High-income economies may face vulnerabilities if supply chains are disrupted, for example, due to geopolitical tensions or pandemics, which can destabilize economic growth and living standards. हाई इनकम कंट्रीज भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है ना बाकी कंट्रीज पे इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, सप्लाई चेन. अब उनके फटे हो गए बीच में या कोई पैंडेमिक्स आ गए तो सप्लाई चेन डेवलप कंट्रीज में भी तो अफेक्ट होगी ना. ठीक है. और ये अब ये ग्लोबलाइजेशन का नुकसान क्यों है? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन ने इतनी इंटरडिपेंडेंस इनेबल की है. ग्लोबलाइजेशन ना होती तो कंट्रीज खुद से ये सारी चीजें मैनेज कर रही होती. तो जहां उसका फायदा है बेशक है, लेकिन अगर कोई इसमें मसले आ गए तो फिर नुकसान होगा क्योंकि आप खुद से बना नहीं सकते. ठीक है. एंड नंबर 4 एनवायरमेंटल कॉज के जी ऑब्वियस ही बात है. ग्लोबलाइजेशन की वजह से पोल्यूशन होती है, प्रोडक्शन होती है तो पोल्यूशन होगी, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी पोल्यूशन होगी. ऑल ऑफ दैट has all of these factors have a negative impact on people's living standards. ठीक है. तो बेशक इकोनॉमिक ग्रोथ हो जाए बट लिविंग स्टैंडर्ड्स खराब हो. ठीक है. अच्छा, अब ये बड़ा जरूरी है, ये इवैल्यूएशन में आता है. बाय द वे इसके साथ साथ एक और मैंने प्रॉब्लम लिखा हुआ नीचे. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हुई है ना, तो ये वाला पॉइंट ग्लोबलाइजेशन से लिंक नहीं है. ये प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग से लिंक्ड. स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग को मेजर करना भी तो मुश्किल होता है ना, चाहे वो क्वालिटेटिव फैक्टर्स हो या क्वांटिटेटिव फैक्टर्स हो. क्वांटिटेटिव फैक्टर में मुश्किल क्यों है? इनएक्यूरेट होता है जीडीपी. साथ में जीडीपी में सारी चीजें इनकॉर्पोरेट नहीं होती. याद है मैंने कराया था, जीडीपी के 2 मसाइल हैं. एक एक्यूरेट नहीं है, दूसरा उसमें और चीजें इनकॉर्पोरेट नहीं होती लिविंग स्टैंडर्ड में. अच्छा, व्हाट अबाउट क्वालिटेटिव मेजर्स? क्वालिटेटिव मेजर्स भी बहुत इनएक्यूरेट हो सकते हैं क्योंकि उनमें कई दफा ऐसा डेटा होता है जो मेजर नहीं हो सकता. फ्लोर साइज कैसे करेंगे मेजर? सैनिटेशन मेजर कैसे करेंगे? ठीक है. तो ये प्रॉब्लम होती है. तो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप कभी भी स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग से रिलेटेड सवाल आए ये जरूर डालो. बहुत डिटेल में, इस सवाल में तो डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, 2 सेंटेंसेस में कर लो काफी. ठीक है. अच्छा, फिर आते हैं रोल ऑफ द पॉलिसी कि जी assumption that economic growth will automatically improve standards of living overlooks the importance of effective policy of the government. For globalization to improve standards of living and in high income economies, government को कुछ important policies लगानी चाहिए. मसलन पर redistributive policies. Governments must implement measures like progressive taxation, social safety nets, and education programs to ensure that the benefits of globalization are shared equitably. inclusive growth, in simple words, सबको फायदा हो, अमीरों को ना हो, फेयर हो. ठीक है. Number 2, Investment in infrastructure and skills. To maintain competitiveness and address structural changes caused by globalization, investments in technology, infrastructure, and workforce reskilling are crucial. बिल्कुल. Sustainability. Environmental regulations and policies are essential to balance economic growth and long-term quality of life. गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि वो जो ग्लोबलाइजेशन है वो सस्टेनेबल भी हो. ठीक है. अच्छा जी, कंक्लूजन पे आते हैं. बाय द वे एक चीज मुझे याद आई बेटा, ये जो तूने अभी ये जो ऑर्डर दिया है ये तूने मुझे देना भी तो है ना, ये इसका जो सर मंडे को आते हैं. तो तूने आना तो है ना, हाँ जी, वो सुबह लिखवा के देते हैं. जो आके दिखा दो. आ गया एक दफा तो छोड़ूंगा नहीं जब तक मेरी क्लास नहीं ले जाती. ऐसी की तैसी तेरी. अच्छा जी, अब आते हैं कंक्लूजन पे. कंक्लूजन में बड़ा अच्छा कंक्लूजन है, 3 से 4 सेंटेंसेस के ऊपर. बट While globalization has the potential to drive economic growth in high-income economies, its ability to automatically improve living standards is not guaranteed. The relationship between growth and living standards depends on how the benefits of globalization are distributed and managed. Governments and policymakers must actively address challenges like inequality, job displacement, and environmental degradation to ensure that the economic growth translates into tangible improvements in quality of life for all citizens. बहुत अच्छे कुछ टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं यहाँ. टेंजिबल इम्प्रूवमेंट्स, ये इनइक्वालिटी, जॉब डिस्प्लेसमेंट, एनवायरनमेंट डेग्रेडेशन, ये इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो
आपके कंक्लूजन को और आपकी जो जजमेंट है ना उसको असिस्ट करेंगी, बिकॉज ये इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होंगी, ठीक है। तो अब क्योंकि आप बड़े हो गए हो, इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज अपने एसे के अंदर इस्तेमाल करनी है, ठीक है। यू हैव टू मेक श्योर कि जब एसे लिखो अच्छा इकोनॉमिक सेंस उसकी बने, ठीक है, ये याद रखो। समझ आ गई? ठीक, जबरदस्त। ये हो गया जी आपका मैं इंशाल्लाह आपको ये ऐसे कर दूंगा। एक और मैंने ऐसे लिखा हुआ मुझे नहीं याद वो कहाँ पे है, तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ जब नेक्स्ट वीक शुरू करेंगे ना तो आपके साथ वो शेयर करूंगा। और लेट्स होप कि एक दो और एसेज मैं आपको लिख के दूं, या मैं सोच रहा हूँ अपने टीए को कहूँ 2-3 एसेज लिख के भेज दे मुझे। लेट्स सी, ए स्टार तो उसका आया हुआ है, तो आप उसको उसके अच्छे एसेज होते थे। अच्छा, अब ट्रेड ब्लॉक क्या होता है? ये मैंने A1 के अंदर जी सर। कराया था, ये तो बहुत काम आसान हो गया। ट्रेड ब्लॉक होता है जब मुख्तलिफ मुल्क ये डिसाइड करें कि हम एक दूसरे को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देंगे ट्रेड में और बाकियों को से बेसिकली बुरा बर्ताव करेंगे। बुरा बर्ताव मतलब टैरिफ शैरिफ लगाएंगे, इस तरह की चीजें, ठीक है। ट्रेड ब्लॉक जो है ना 4 तरह के हो सकते हैं, ये ठीक है। या फ्री ट्रेड एरिया अग्रीमेंट हो सकता है। फ्री ट्रेड एरिया अग्रीमेंट में क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर टैरिफ नहीं लगाते, लेकिन कोई कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ नहीं है, कोई कॉमन फिस्कल पॉलिसी नहीं है, कोई कॉमन करेंसी नहीं है, फ्री मोबिलिटी और रिसोर्सेज भी नहीं है। तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना है, वीज़ा लेके जाना है, ठीक है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको के बीच जो ट्रेड अग्रीमेंट है ना, वो दैट इज फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। बाय द वे कुछ दिन पहले इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच एक अग्रीमेंट साइन हुई है, यस सर। वो भी फ्री ट्रेड एरिया अग्रीमेंट है बेसिकली, ठीक है। तो टैरिफ के बगैर ट्रेड करेंगे एक दूसरे के साथ। अच्छा, फिर आते हैं कस्टम्स यूनियन पे। कस्टम यूनियन क्या है? कस्टम यूनियन होती है जिसमें फ्री ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज है, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ भी है, लेकिन फ्री मोबिलिटी नहीं है, वीजे लगा कर जाने हैं, कॉमन फिस्कल पॉलिसी नहीं है, ठीक है, कॉमन करेंसी नहीं है। ये कुछ सदर्न अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिन्होंने एक दूसरे के साथ जो है ना ये किया हुआ है, जैसे साउथ अफ्रीका है, बोट्सवाना, लेसोथो, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अच्छा, फिर इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन। इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन क्या है? जिस तरह यूरोपियन यूनियन है, इनमें फ्री ट्रेड अमंग मेंबर कंट्रीज है, कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ भी है, कॉमन करेंसी भी है, फ्री मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी है, वीजे के बगैर नहीं जाना पड़ता। जर्मनी से अगर फ्रांस में जाना है वीजा लेके जरूरत नहीं है अगर वो आप सिटीजन हो आके, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली फिस्कल पॉलिसी सेम नहीं है, वो ऑब्वियसली हर कंट्री की डिफरेंट होती है, ठीक है जी, समझ आई। अब इसका फायदा क्या है? अगर आप किसी ट्रेड ब्लॉक के मेंबर बनते हो, फायदा क्या है? ट्रेड क्रिएशन। कैसे? सपोज करो जर्मनी यूरोपियन यूनियन के मेंबर है लेकिन टर्की नहीं है। टर्की की प्राइस टेक्सटाइल की ये है, ठीक है, लेकिन जर्मनी उस पर टैरिफ लगाता है जिसकी वजह से उसकी ये हो जाती है प्राइस, ठीक है, और इतनी इंपोर्ट होती है, इतनी इंपोर्ट होती है, ठीक है। अगर टर्की यूरोपियन यूनियन का मेंबर बन जाए तो टैरिफ क्या होगा? खत्म। जिसकी वजह से जर्मनी इस प्राइस पे यूरोपियन यूनियन से मतलब टर्की से इंपोर्ट करेगा टेक्सटाइल, और इतना ज्यादा इंपोर्ट करेगा तो ट्रेड क्रिएट हो रहा है, सस्ती ट्रेड क्रिएट हो रही है, इंपोर्ट ज्यादा हो रहे हैं। और दूसरा सिर्फ ट्रेड क्रिएशन ही फायदा नहीं है, जर्मनी के लोगों का कंज्यूमर सरप्लस भी क्या होगा? ज्यादा। कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है? ये पूरा था पहले कंज्यूमर सरप्लस, अब ये हो गया। अच्छा, बाय द वे मरियम, कंज्यूमर सरप्लस ये क्यों नहीं है? अच्छा अच्छा, ये क्यों नहीं है? और ये डेड वेट लॉस क्यों नहीं? वही हमना बता रही, हमना बता हमना बता। अच्छा चल, हमना प्रोड्यूस तो वो अगर डिमांड लाइन को कट नहीं करा, मान लिया
लेकिन अगर तुम लोगों को याद हो, मैक्सिमम प्राइस मैंने कहा था, अगर मैक्सिमम प्राइस ये होता है तो मैक्सिमम प्राइस पे हम फिर भी डिमांड लाइन को कट नहीं कर, लेकिन उसके बावजूद हम कहते थे कंज्यूमर सरप्लस ए और बी है मैक्सिमम प्राइस में, सप्लाई नहीं होती थी ना, क्योंकि इतना नहीं, क्योंकि इतना प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होता मैक्सिमम प्राइस के अंदर। लेकिन जब ट्रेड हो रही है ना तो ठीक है, आप लोकली इतना प्रोड्यूस करो तो बाकी कहां से मंगा रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो ना, इसीलिए ये पूरा कंज्यूमर सरप्लस में आता है, क्योंकि प्रोडक्शन या एज एन प्रोडक्ट कंट्री में, जर्मनी में इतना आ रहा है, इसीलिए हम कहते हैं ये पूरा कंज्यूमर सरप्लस। मरियम समझ आई? ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बच्चों के माइंड में होता है कि जी मैक्सिमम प्राइस में तो हमने ये किया था कंज्यूमर सरप्लस, तो इसमें ये पूरा क्यों हो गया, क्योंकि इतना आउटपुट बन रहा है ना, और इतना आउटपुट बेसिकली जर्मनी में आ रहा है, बन तो नहीं रहा, आ रहा है टर्की से। ठीक है, सो ये तो फायदा हो गया, लेकिन नुकसान क्या है जी? ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड डाइवर्जन का क्या मतलब? आप क्योंकि ट्रेड ब्लॉक के मेंबर हो ना, तो आपको अनफॉर्चुनेटली महंगे ऑल्टरनेटिव के पास जाना पड़ता है, सस्ता ऑल्टरनेटिव पे टैरिफ लगाना पड़ता है। मसलन डेयरी प्रोडक्ट्स में जर्मनी अच्छा नहीं है, उसकी ये प्राइस है, न्यूजीलैंड की ये प्राइस है डेयरी प्रोडक्ट्स में, पोलैंड की ये प्राइस है। अब बजाय तो जर्मनी को किससे इंपोर्ट करना चाहिए? न्यूजीलैंड से, क्योंकि बहुत सस्ता है, लेकिन न्यूजीलैंड यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, तो उस पर टैरिफ लग जाएगा इतना, जिसकी वजह से टैरिफ के बाद उसकी ये प्राइस हो जाएगी। तो अब जर्मनी किसे इंपोर्ट करेगा? पोलैंड। ठीक है, सस्ता अभी भी है, लेकिन उतना सस्ता नहीं है ना, महंगा ऑल्टरनेटिव है पोलैंड। ठीक है, तो महंगे ऑल्टरनेटिव से आप इंपोर्ट करें, इसका मतलब ट्रेड डाइवर्जन हो रही है, आपकी ट्रेड डाइवर्ट हो रही है टुवर्ड्स द एक्सपेंसिव ऑल्टरनेटिव। समझ आई? क्लियर हो गया? ठीक है, ये हो गया जी आपका पूरा कोर्स। Congratulations sir. कांग्रेचुलेशंस। पिछले वाला कंज्यूमर सरप्लस पे से। ठीक है, अब जिस दिन सादात नहीं आएगा ना, मैं सोच रहा हूँ उस दिन तुम लोगों को खाना खिला दूं।